ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। और इसमें जो है जो इनको आल्सो कॉल इट कैनाल रेज, इनको इनोडिक रेज भी कहते हैं और इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को जो है डिस्क्राइब किया है, तो ये जो है बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इसमें और कोई जो है यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। इस मतलब ये कि कंडीशन बिल्कुल वही है। कंडीशन जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोडिक रेज जो है क्या कंडीशंस है, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0.01 mm ऑफ मर्करी जो है आप लोगों के पास इसके लिए प्रेशर होगा, और यहाँ पे जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये प्रेशर और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक आर्क, इतना इलेक्ट्रिक आर्क हमने इसको देना है। लेकिन इसमें जो है जो मॉडिफिकेशन की गई, गोल्डस्टीन ने जो मॉडिफिकेशन, सिर्फ ये मॉडिफिकेशन की गई है इस डिस्चार्ज ट्यूब में कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये कैथोड है, तो ये कैथोड को जो है उन्होंने परफोरेटेड लिया है। परफोरेटेड का मतलब ये कि इसमें पोर्स है, इसमें क्या है परफोरेटेड, ये पोर्स इसमें प्रेजेंट है, और इसमें जो है ये मतलब ये यहाँ पे सिर्फ ये मॉडिफिकेशन इसमें की गई है, बाकी कंडीशन वही है। हमने उस दिन डिस्कशन की है कि ये लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस है, और अगर मैं इसको 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कंडीशन पे प्रोवाइड करता हूँ, तो होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज हो जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये तो उस ज़माने की बात है कि जिस ज़माने में 1859 और 1880s की बात है, तो इनको उन्होंने कैथोडिक रेज का नाम दिया गया कि ये कैथोडिक रेज है। ये क्या है? कैथोडिक रेज है। और ये जो बकाया जात इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये पॉजिटिव रेज रह जाते हैं। तो ये पॉजिटिव रेज जो है एनोडिक रेज या कैनाल रेज जो है इनको जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो ये वो बकाया जात हैं जो पॉजिटिव फॉर्म में रह जाते हैं। तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जो है ये अट्रैक्ट होते हैं, और ये क्या है? ये कैथोड है। तो दे आर डिस्क्राइब एज अ कैथोडिक रेज, क्योंकि ये जो है एनोड की तरफ मूव करते हैं, तो ये कैथोडिक रेज डिस्क्राइब किए गए। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए पॉजिटिव रेज जो है ये मूव करते हैं, सिंस दे पासिस थ्रू दिस चैनल, इन चैनल से ये पास होते हैं, तो यहाँ पे स्पार्किंग अपीयर हो रहे थे। इन स्पार्किंग का अपीयर होना यहाँ पे जो है इंडिकेट करते हैं कि कैथोडिक रेज के अपोजिट में एक अनदर टाइप ऑफ रेज है, और साइंटिस्ट ने जो है इनको उस जमाने में जो है इनको क्या नाम दिया गया? इनको एनोडिक रेज का नाम दिया गया। उस जमाने में ये बात कही जाती है कि ये पॉजिटिव रेज जो है ये एनोड रिलीज करता है, और ये जो नेगेटिव चार्जेस है तो ये कैथोड रिलीज करते हैं, तो इसके कैथोडिक रेज और इसको एनोडिक रेज। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये जो है ये रिलीज नहीं करता, एनोड कैथोड रिलीज नहीं करते ये रेज। यहाँ पे जो गैसेस होते हैं उन गैसेस की डिस्चार्जिंग होती है, और उससे जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास कैनाल रेज जो है ये जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एनोडिक रेज का नाम दिया गया, इनको कैनाल रेज का, क्योंकि ये इन चैनल से पास होते हैं और फिर यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं। तो कैनाल रेज जो है यहाँ पे या एनोडिक रेज का वर्ड जो है इसके लिए यूज होता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात जो करते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, तो प्रोटॉन्स की जो है प्रॉपर्टीज, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टी जिस तरह हमने जो है इलेक्ट्रॉन में डिस्कशन की है कि व्हेन दीज रेडिएशन जो पॉजिटिव रेज होते हैं दे आर अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल से पास करते हैं, तो दे आर बेंट टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है डिफ्लेक्ट होना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है दे हैव चार्ज नेचर, इसका चार्ज नेचर है। सेकंड पॉइंट ये है व्हेन दे आर अलाउड टू पास टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है, इन मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों फील्ड में डिफ्लेक्शन जो है ये इंडिकेट करता है कि दीज रेज हैव चार्ज नेचर, इनका चार्ज नेचर है। When these radiation are incident on opaque object पे जो है इसको इंसिडेंट किया, so they follow shadow, ये जो है प्रोड्यूस करते थे, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? शैडो। तो इट इंडिकेट करता है कि ये जो एनोडिक रेज है, एनोडिक रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एनोडिक रेज आल्सो जो है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एनोडिक रेज आल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं क्योंकि ये ओपिक ऑब्जेक्ट का शेडो कास्ट करते हैं। द फोर्थ वन ये है कि व्हेन दीज रेडिएशन आर इंसिडेंट ऑन जो है स्मॉल पेन व्हील, so they rotate the pedal of small pinwheel। so ये जो है हमें एक्सप्लेन करता है, ये एक्सपेरिमेंट जो है कि they have मोमेंटम, कि इसका मोमेंटम है और अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर करते हैं। सो मोमेंटम जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसके मटेरियल नेचर को एक्सप्लेन करता है कि ये दे हैव
मटीरियल नेचर इनका मटीरियल नेचर है। द फिफ्थ वन ये है कि यहाँ पे जो है इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है, द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर अ प्रोटॉन इज इक्वल टू 9.41 इन 10 पावर जो है यहाँ पे 7 कूलम पर केजी इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे द सिक्स वन ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है अगर आप लोग देखें तो ये 1.67 इन 10 पावर -27 केजी के बराबर है। तो ये इसके जनरल जो है क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है कैथोडिक रेज जो है और एनोडिक रेज। तो इससे पहले हमने कैथोडिक रेज को डिस्कस कर लिया। कैथोडिक रेज के लिए वही कंडीशन है जो एनोडिक रेज के लिए यहाँ पे कंडीशन है, सिर्फ इसमें जो है मॉडिफिकेशन जो है अगर आप लोग देखें वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैथोड का है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखिए इस पॉइंट को कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ 9.54 इन 10 पावर जो है ये 7 कूलम पर केजी है। ये प्रोटॉन का है, ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने डिस्कशन की थी, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 1.758 इन 10 पावर 11 कूलम जो है उसकी पर केजी ये वैल्यू है। तो द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। द रीजन इज कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो जब यहाँ पे रेशियो होगा तो इस वजह से जो है रेशियो इसका कम हो जाएगा। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज लेसर देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से लेसर है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 kg प्रोटॉन हो तो 1 kg प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, 1 kg प्रोटॉन का चार्ज 9.54 इन 10 पावर 7 कूलम चार्ज इसमें होते हैं। 1 kg प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे ये है कि 1000 ग्राम ऑफ प्रोटॉन जो है अगर आपके पास हो तो उसमें 9.54 इन 10 पावर 7 कूलम चार्जेस हैं। अ सिंगल ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन अगर मेरे पास हो तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन it having 9.54 into 10 raised to power 7 minus 3, 9.54 and 10 raised to power 4 कूलम चार्जेस इसमें जो है 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन में इतने कूलम चार्जेस होते हैं। We know that it is equal to 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम is equal to 1000 मिलीग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 9.54 and 10 raised to power 4 जो है कूलम चार्जेस होते हैं। 500 में कितने होंगे आप लोगों के पास? अगर मैं 1 मिलीग्राम लिखूं यहाँ पे कि सिंगल मिलीग्राम में क्या होंगे, तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्रॉस करें तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 मिलीग्राम विल बी इक्वल टू 9.54 into 10 raised to power 4 minus 3 कूलम चार्जेस हैं, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 9.54 into 10 जो है कूलम चार्ज होंगे। तो वी कैन आल्सो राइट कि 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन it will carry 9.54 and sorry बस मैं डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकता हूं 95.4 कूलम चार्जेस भी इसमें आप लोगों के पास प्रेजेंट है। तो ये अगर आप लोग देखें आसान सा पॉइंट है, और इसमें जो है हम जब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो 1 kg प्रोटॉन का 1 kg प्रोटॉन में कितने चार्जेस होते हैं ये इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। अ सिंगल kg ऑफ प्रोटॉन में कितने चार्जेस हैं तो ये उनके लिए डिस्क्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखिए एक प्रोटॉन का मास जो है, एक प्रोटॉन अ सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 10 raised to power -27 kg के बराबर है। वह सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 10 raised to power -24 जो है ये ग्राम के बराबर है। अ सिंगल प्रोटॉन का मास जो है ये 1.67 10 raised to power -21 मिलीग्राम के बराबर है। अ सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 10 raised to power माइनस जो है 18 माइक्रोग्राम के बराबर है। अ सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 10 raised to power -15 नैनोग्राम के बराबर है। अ सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 10 raised to power -12 पाइकोग्राम के बराबर है, और अ सिंगल प्रोटॉन का मास इज आल्सो इक्वल टू 1 AMU के बराबर है, ये इसके भी बराबर है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स में जो है प्रोटॉन का जो मास है ये इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, एक और पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन जो है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैसेस, जो गैसेस होते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे जो है जो केनाल रेज होते हैं, केनाल रेज, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ केनाल रेज डिपेंड्स ऑन द, और से देखिए द नेचर ऑफ रेजिडुअल जो है, जो रेजिडुअल गैसेस होते हैं तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ जो है प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस की बात करता हूं,
तो यहाँ पे चार्ज 1.6 and 10⁻⁻⁹ कूलम डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन के मास पे डिवाइड होगा। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ हीलियम आयन, यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ हीलियम आयन जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इट इज इक्वल टू 1.6 and 10⁻⁻⁹ कूलम डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम के आयन पे इसका मास पे डिवाइड होगा। यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द नाइट्रोजन अगर मैं तो 1.6 and 10⁻⁻⁹ कूलम डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन आयन होगा। तो जितना मास इंक्रीज होता है द रेशियो जो है यहाँ पे क्या होगा वो डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो ये 1.6 and 10⁻⁻⁹ कूलम डिवाइड बाय मास ऑफ जो है नाइट्रोजन। यहाँ पे तो आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे इनमें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन जो है ये ग्रेटर होगा देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ हीलियम आयन, और ये ग्रेटर होगा देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन आयन, और ये ग्रेटर होगा देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन आयन से इसको एक्सप्रेस करता हूँ। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है आप लोगों के पास कैनाल रेस के लिए इंक्रीज होती है जब आप लोगों के पास द नेचर ऑफ द गैस जो है वो चेंज होता है, तो उसके नेचर के साथ जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जितना मास इंक्रीज चार्ज टू मास रेशियो डिक्रीज, जितना मास जो है इंक्रीज चार्ज टू मास रेशियो जो है ये क्या होगा, ये आप लोगों के पास डिक्रीज की तरफ डिस्क्राइब होता है। अगर आप लोग देखिए किसी भी एटम में जो है जो प्रोटॉन नंबर्स होते हैं, तो प्रोटॉन नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट जो है अगर आप लोगों के पास क्या है किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, नो दे आर आल्सो कॉल्ड द एड्रेस। इनको हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ एन एटम, एड्रेस ऑफ एन एटम इन पीरियोडिक टेबल। अगर एक एलिमेंट के लिए आप लोगों को मैं कह दूं कि प्रोटॉन नंबर उसका 11 है, इट मींस आप पीरियोडिक टेबल में उसके पोजीशन को देखें तो उसका पोजीशन 11 होगा। एक एलिमेंट का जो है 108 है तो वो 108 पोजीशन पे जो है होगा। मतलब क्या है, देयर इज आल्सो डिस्क्राइब एलिमेंट का एड्रेस ऑफ एन एटम इन पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल में उसके पोजीशन को या एड्रेस को जो है पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन नंबर उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ओके। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे जनरल से इसको एक्सप्रेशन करते हैं कि प्रोटॉन नंबर जो है, और यहाँ पे प्रोटॉन नंबर डिस्क्राइब करता है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो है इसके पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद। नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कशन करते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, तो द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स वाज जे इसके बारे में जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ पे जो है रदरफोर्ड जो है जब मास कैलकुलेशन करा था तो वो बार बार ये कहता है कि जब मैं मास कैलकुलेशन करता हूँ तो उसकी जो कंसेप्ट है वो बार बार ये कहता है कि इस एटम के अंदर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी चीज़ है, और वो जो है न्यूट्रल भी है, ये भी उसने प्रेडिक्ट किया था। और उसने ये भी कहा था कि इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन पता नहीं कि इसके अंदर क्या है। उसी रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट जो है जो जेम्स चैडविक है, उन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ चला जाता है। इस आइडिया को लेके 1932 में जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिस प्रोसीजर को जिस प्रोसीजर के जरिए जो है वो यहाँ पे डिस्कवरी करता है, इसको ट्रांसम्यूटेशन जो है ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन के जरिए उन्होंने ये प्रोसेस किया था कि ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस। द पॉइंट ये है, अगर आप लोग देखें तो उसने जो डिस्कस मैं तो जनरल जो है इसका स्केच ड्रा करता हूं कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ अल्फा रेज है, मेटल प्लोनियम एक ऐसा मेटल है जो कि अल्फा रेज इमिटर है। प्लोनियम एक ऐसा मेटल है जो कि अल्फा रेज इमिटर है। अल्फा रेज जो है ये डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है। डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई आर डिस्क्राइब एज अ अल्फा, सो इसको जो है अल्फा रेज जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये खुद जो है अल्फा रेज जो है ये रेडिएट करता है। और इसके सामने जो है उन्होंने एक बेरिलियम शीट को जो है टारगेट किया था कि बेरिलियम शीट को जो है टारगेट करते हैं। यहाँ पे बेरिलियम शीट है और यहाँ पे जो है एक चार्ज डिटेक्टर जो है, यहाँ पे एक चार्ज डिटेक्टर कि ये रेडिएशन आया इससे पास होती है कि नहीं, तो यहाँ से जो है उसने एक चार्ज डिटेक्टर जो है यहाँ पे उसने यहाँ पे रखा हुआ था जो 0 पे ये स्टैंड करता है। He found that when he incident these alpha rays on the beryllium sheet, he found highly penetrating radiation जो है यहाँ से generate हो रहे हैं। highly penetrating radiation इससे क्या हो रहे हैं, वो generate हो रहे हैं और highly penetrating radiation ये radiation इससे निकल रहे हैं। और when they hit the charge detector, ये charge detector है, there was nothing observed, बिल्कुल जो है ये बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो he named this radiation एज अ न्यूट्रॉन, उसने न्यूट्रॉन का कि ये न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन इससे जनरेट हो रही है। अगर ये अल्फा रेस पास होते तो ये तो चार्ज है, ये तो चार्ज है, यहां से क्या है ये इसके साथ हिट होता है, जब ये इसको हिट करते हैं तो इससे अनदर टाइप ऑफ रेडिएशन
इन द फॉर्म ऑफ जो न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन होती है वो इससे रिलीज होती है। तो उसके जो कंक्लूजन है ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन में कि ये अगर आप लोग देखें ये अल्फा रेज है +2, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर और ये चार्ज है। और यहाँ पे व्हेन ही टारगेटेड द बेरिलियम शीट, इसको बेरिलियम शीट को टारगेट कर लिया तो यहाँ पे ये 3, ये क्या है, ये 3 जो है इसका प्रोटॉन नंबर है बेरिलियम का, सॉरी प्रोटॉन नंबर जो है इसका 4 है, और यहाँ पे जो है इसका मास नंबर जो है ये 9 है। तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 4 और यहाँ पे जो है इसका मास नंबर। तो व्हेन ही टारगेटेड ही फाउंड डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये अल्फा रेडिएशन जो अल्फा न्यूक्लियाई है, अल्फा रेज न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई, ये जो है बेरिलियम न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होके एक डॉटर न्यूक्लियाई जनरेट करती है। इट इज नोन एज डॉटर न्यूक्लियाई। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक डॉटर न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन नंबर सम अप हो जाते हैं, प्रोटॉन नंबर सम अप होते हैं और मास नंबर भी जो है यहाँ पे सम अप होते हैं, लेकिन मास नंबर में 1 डिक्रीज आता है। और ये डिक्रीज किसकी वजह से होता है? दिस इज जस्ट ओनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की रिलीज की वजह से होता है। तो जब न्यूट्रॉन रिलीज होता है तो इसके मास नंबर में अ सिंगल टाइम जो है ये चेंज आता है। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका अगर आप लोग प्रोटॉन नंबर देखें तो ये 6 है और उसका जो मास नंबर है ये 12 है एंड अलॉन्ग। तो ये अगर आप लोग देखें प्रोटॉन नंबर 6 और वो प्रोटॉन नंबर 6 और मास नंबर 12 कार्बन न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई इस कार्बन न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो कार्बन न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे जनरेट होती है। तो आप लोग प्लीज गौर से देखें, अगर हम क्या करते हैं कि ये अल्फा रेज है अगर अल्फा रेज को मैं टारगेट करता हूं लिथियम पे, लिथियम शीट बनाते हैं और लिथियम शीट को जो है अगर हम टारगेट करते हैं तो यहाँ पे जो है 7 है, ये 3 है। तो X जो डॉटर न्यूक्लियाई जनरेट होगी तो इन दोनों का सम अप होगा 2 + 3 और यहाँ पे जो है 4 + 7, 4 + 7 - 1, यहाँ पे अ सिंगल न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होगा। सो द डॉटर न्यूक्लियाई विल बी जो है उसका प्रोटॉन नंबर 5 होगा और उसका जो मास नंबर होगा तो यहाँ पे 11 - 1 दैट विल बी 10, 10 इसका मास नंबर होगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये बोरान न्यूक्लियाई जो है जनरेट हो रही है। बोरान न्यूक्लियाई का प्रोटॉन नंबर 5 है और मास नंबर जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये इसका 10 डिस्क्राइब होता है। तो हम कंक्लूजन की तरफ ये आते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड होते हैं तो आपसे जो क्वेश्चंस हैं तो ये बेरिलियम है और यहाँ पे जो है ये 9 इसका जो है अगर आप लोग देखें प्रोटॉन नंबर और यहाँ पे जो है सॉरी मास नंबर, ये प्रोटॉन नंबर और यहाँ पे ये अल्फा रेज डबल पॉजिटिव चार्ज, अल्फा रेज जब हिट करते हैं तो डॉटर न्यूक्लियाई। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई। ये आप लोगों को गिवन होगा, ये आप लोगों को क्या होगा, ये गिवन होगा। यहाँ पे जो है मास नंबर गिवन होगा और ये डिमांड होगा। सेकंड पॉइंट में तो ये इन दोनों का सम अप के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है यही न्यूक्लियाई अगर आप लोग देखिए ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों से जो डिमांड होता है ये नंबर आपको गिवन होगा और द सेकंड पॉइंट डिमांड जो है इसका होगा कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मास नंबर, कि यहाँ पे मास नंबर जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा। तो मास नंबर जो है इसका, तो मास नंबर जो है इनका सम अप होगा ए सिंगल डिक्रीज। ये 2 जो है चार्जेस हैं, ये 2 इसका हिस्सा नहीं, इसके साथ सम अप नहीं होगा, ये 2 इस पे अल्फा रेस पे जो है चार्जेस है तो आपसे मास नंबर डिमांड होगा। द थर्ड वन ये है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को डॉटर न्यूक्लियाई गिवन होगी और यहाँ पे जो है एक न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे आपसे ये डिमांड हो सकता है और ये भी डिमांड हो सकता है कि इनका प्रोटॉन नंबर और मास नंबर, एक्सपेक्टेड प्रोटॉन नंबर क्या हो सकते हैं और मास नंबर जो है क्या हो सकते हैं। इन द फोर्थ वन क्वेश्चन जो यहाँ पे डिमांड होते हैं तो वो आप लोग और देखें, ये आप लोगों को गिवन होगा और यहाँ पे जो है ये गिवन होगा एंड प्लस यहाँ पे आप लोगों से डिमांड होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन जो है आप लोगों के पास यहाँ पे रिलीज होगा। तो इसमें आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि ये आप लोगों से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है इस ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन में डिस्क्राइब होते हैं। न्यूट्रॉन रिलीज, प्रोटॉन नंबर डिमांड, मास नंबर डिमांड, यहाँ पे आप लोगों से प्रोटॉन दोनों डिमांड हो सकते हैं और द थर्ड वन जो है आप लोगों के पास यहाँ पे जो है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड पार्टिकल जो यहाँ पे रिलीज होगा उसको डिमांड होगा। एंड द थर्ड वन जो है आप लोगों को गौर से देखिए प्रोटॉन नंबर से यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी न्यूक्लियाई यहाँ पे जनरेट हो रही है, उसको भी आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ये जनरल जो है इसमें क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को जो है आप लोगों ने ज़हन में रखना है। मैं यहाँ पे एक जनरल पॉइंट इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है ये अल्फा रेज है और यहाँ पे ये 4 ये 2 और ये लिथियम को टारगेट करते हैं
तो मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि पीरियोडिक टेबल में ये लिथियम है, फिर इसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरान है और फिर कार्बन है। जब मैं अल्फा रेस के जरिए लिथियम को टारगेट करता हूं तो बेरिलियम न्यूक्लियाई जनरेट नहीं होती, बोरान न्यूक्लियाई जनरेट होती है, बोरान न्यूक्लियाई जनरेट होती है। और जब मैं इस अल्फा रेस के जरिए जो है बेरिलियम को टारगेट करता हूं तो अगर आप लोग देखें तो फिर कार्बन न्यूक्लियाई, तो नेक्स्ट न्यूक्लियाई जनरेट होती है। अगर आप देखें तो बेरिलियम को टारगेट करते हैं कार्बन न्यूक्लियाई, और अगर हम जो है लिथियम को टारगेट करते हैं तो बोरान न्यूक्लियाई जो है ये जनरेट होगी। लेट्स सपोज यहां पे नाइट्रोजन है तो ये 7 है। अगर मैं इस अल्फा रेस के जरिए जो है बोरान को टारगेट करूं, व्हाट्स विल बी द एक्सपेक्टेड न्यूक्लियाई, जो है नाइट्रोजन न्यूक्लियाई जो है यहां पे आप लोगों के पास जनरेट होगी। सो द एक्सपेक्टेड न्यूक्लियाई जो है वो नाइट्रोजन डिस्क्राइब होगी। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि ये आप लोगों के पास न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है तो इसको जो है एक ट्रांसम्यूटेशन रेडियो एक्टिविटी के बेस पे जो है इनको डिस्क्राइब किया गया है, और वो बाकी डिस्चार्ज ट्यूब में जो है डिस्कवर हुए हैं। तो ये जो कैथोडिक रेज है, एनोडिक रेज है, सो दे आर डिस्कवर इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, और इसको रेडियो एक्टिविटी के बेस पे जो है इनकी डिस्कवरी हुई है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें इनकी प्रॉपर्टीज, सो व्हेन न्यूट्रॉन्स आर अलाउड टू पास इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये शो करता है कि न्यूट्रॉन हैव न्यूट्रल जो है न्यूट्रल टाइप, देयर इज नो चार्ज, न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशंस है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पास का तो वो भी डिफ्लेक्ट होता है, अगर मैं प्रोटॉन पास का तो वो भी डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। सो न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं। द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन तो आमतौर पे जो है अगर वो एक न्यूट्रॉन जो है एक सिंगल लेट्स सपोज एक न्यूट्रॉन, if it move with the 1.2 mega electron volt energy, it is called fast neutron, इसको fast neutron से डिस्क्राइब करते हैं। अगर एक न्यूट्रॉन जो है ये मूव करता है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ तो इट इज डिस्क्राइब एज अ स्लो न्यूट्रॉन, इसको स्लो न्यूट्रॉन से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है स्लो न्यूट्रॉन है, और ये जो है फास्ट न्यूट्रॉन जो है डिस्क्राइब करते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन जो है मोर इफेक्टिव नहीं होते, स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। द नेक्स्ट वन जो है अगर आप लोग देखें, जब न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ होती है तो हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन तो इट इज इक्वल टू राउंड अबाउट हाफ लाइफ जो है ये राउंड अबाउट 20 मिनट होता है, और 20 मिनट के बाद जो है इसकी डिके होती है। आफ्टर 20 मिनट जो है न्यूट्रॉन खुद ब खुद डिके होता है। जब न्यूट्रॉन डिके होता है तो इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करता है अ प्रोटॉन, इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन, इट प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल जनरेट करता है। तो न्यूट्रिनो भी जनरेट करता है, प्रोटॉन भी जनरेट कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन को भी जनरेट करता है अगर इसकी डिके होती है। द नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो न्यूट्रॉन जो है हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं, and they can also knock out proton from the nuclei. Neutron can also remove, जो fast neutron जो होती हैं if they hit it a nuclei, so they can also remove proton. तो ये remove करते हैं प्रोटॉन, remove protons, knock out proton from nuclei, न्यूक्लियाई से जो है उनको नॉकआउट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन अगर आप लोग देखें तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू 1.6729 into 10⁻⁻27 kg के बराबर है। ये अगर आप लोग देखें द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो, ये जीरो है। तो कौन से पार्टिकल की जो है चार्ज टू मास रेशियो जो है ये जीरो डिस्क्राइब होते हैं, न्यूट्रॉन के लिए ये जीरो डिस्क्राइब होती है। ओके, तो एक न्यूट्रॉन का जो मास है, अ सिंगल न्यूट्रॉन का मास ये 1.67 जो है इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर है। इट इज इक्वल टू 1.67 इन 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। इट इज इक्वल टू 1.67 इन 10⁻⁻21 मिलीग्राम के बराबर है। इट इज इक्वल टू 1.67 इन 10⁻⁻18 माइक्रोग्राम के बराबर है। इट इज इक्वल टू 1.67 इन 10⁻⁻15 जो है ये नैनोग्राम के बराबर है। इट इज इक्वल टू 1.67 इन 10⁻⁻12 पाइकोग्राम के बराबर है। एंड इट इज आल्सो इक्वल टू अ सिंगल प्रोटॉन का जो मास है, इट इज आल्सो इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। न्यूट्रॉन का 1 AMU के बराबर है। सो ये एक न्यूट्रॉन, ये भी एक न्यूट्रॉन, ये भी एक न्यूट्रॉन, ये भी एक न्यूट्रॉन, और सिंगल न्यूट्रॉन का जो मास है
तो वो आपके पास केजी में इसके बराबर है, ग्राम में इसके बराबर है, मिलीग्राम में इसके बराबर है, माइक्रोग्राम में इसके बराबर है, नैनोग्राम में इसके बराबर है, पाइकोग्राम में इसके बराबर है, और एटॉमिक मास यूनिट में 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर है। एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, सो वी कैन डिस्क्राइब एज अ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन 1 ग्राम। तो यहां पे जो है आप लोगों के पास ये वैल्यू इसके बराबर है। तो ये अगर आप लोग आम देखें तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को प्लीज जो है मेरा कि इसमें कोई इस तरह की टेक्निकल बातें नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। और यहाँ पे जो है आप लोगों ने ये वैल्यूज जो है और इन केमिकल रिएक्शंस को जो है याद रखना है। नेक्स्ट जो है अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक अनदर कंसेप्ट है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसको डिस्कस करते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? अच्छा, इससे पहले जो है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर होते हैं तो फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करती हैं। रदरफोर्ड जो है जनरल जो है वो ये बात कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं, और रदरफोर्ड ने और उसने एटम को एक मिनी सोलर सिस्टम का नाम भी दिया था। मिनी सोलर सिस्टम का नाम भी जो है रदरफोर्ड ने दिया था, और वो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं। उसने ये आइडिया दिया कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह रिवॉल्व होते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने जो है उस पर क्या किया, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन की, और ऑब्जेक्शन में ये था कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लॉस करेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और इससे तो एटम की डेथ होगी। एटम की डेथ का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स की डेथ होगी। तो ये बात आपकी गलत है। सेकंड पॉइंट में वो फिर उसको क्या करते हैं कि ये मिनी सोलर सिस्टम का वो नाम जो आपने इसको दिया है ये भी गलत है, क्योंकि मिनी सोलर सिस्टम का जो वर्ड है, मतलब ये कि सोलर सिस्टम का जो कंसेप्ट है, तो वो न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस पर अप्लाई होता है, और न्यूटन्स के जो लॉज है वो एटम पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो है कूलम्बिक फोर्स है, वहाँ पे ग्रेविटेशन। तो मिनी सोलर सिस्टम का नाम जो है ये रदरफोर्ड ने दिया था एटम को, लेकिन फिर इसको साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जो है बोहर एटॉमिक मॉडल के कंसेप्ट की तरफ आते हैं। तो फिर बोहर एटॉमिक मॉडल में जो पॉइंट्स है वो हमने जो है बाद में इसमें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये है कि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इस तरह था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये रिवॉल्व होते हैं, और यहाँ पे जो है उसने मिनी सोलर सिस्टम का नाम भी जो है एटम को दिया था। ओके, इसके बाद जो है हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट प्लांक्स कंसेप्ट जो है जर्मन फिजिस्ट है, उसने जो है इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। और अकॉर्डिंग टू हिम कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन करता है, या वो एनर्जी को रिलीज करता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ एनर्जी जो है इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो है अगर आप लोग एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जो इस एनर्जी लेवल के बराबर हो, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। अगर ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। नो, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस मैनर में ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, absorption of EMR, electromagnetic radiation, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर वो एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन will always occur in discontinuous manner, ये discontinuous manner में जो है एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन will always observe in discontinuous manner, ये discontinuous manner में एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए अगर आप लोग और देखिए ये फिक्स एनर्जी गैप यहां से यहां पे, फिर अगर इतनी एनर्जी गैप कर तो यहां पे, अगर इतनी एनर्जी तो यहां पे आप लोगों के पास ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में है। मतलब ये है कि फोटॉन इस फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं डिसकंटिन्यूअस मैनर में। इस तरह जो है यहां पे फोटॉन रिलीज, ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्प्शन ही होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे एनर्जी गैप डिफरेंट है। जब डिफरेंट गैप ऑफ एनर्जी होंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों के पास ऑब्जर्व होगी। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस रिटर्न होता है तो इतने पेक ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा।
अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आता है तो इतना पेक ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आता है तो इतना पेक ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो द रिलीज और एब्जॉर्प्शन जो है, अगर यहां पे रिलीज हो रहा है, रिलीज जो है, अगर आप लोग देखें रेडिएशन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, एनर्जी को रिलीज करता है, रेडिएट करता है। सो द रेडिएशन या रेडिएट करना is always observe, is always, ये भी जो है आप लोगों के पास क्या होगा, means release of energy will always observe in discontinuous manner, ये भी discontinuous manner में जो है observe होगा, ये भी observe in discontinuous manner, ये भी discontinuous manner में observe होगा। तो अगर आप लोग देखिए absorption of EMR will always observe in discontinuous manner एंड रेडिएट होना, रिलीज होना, ये भी जो है आप लोगों के पास डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब और रिलीज, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, इट विल ऑलवेज अकर इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस मैनर में अगर ये एब्जॉर्प्शन करता है, अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है तो ये ऑलवेज अकर इन डिसकंटिन्यू। नो दीज आर कॉल्ड एनर्जी पल्सेस, इनको क्या कहते हैं, एनर्जी पल्सेस भी इनको कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स भी इनको कहते हैं। दे आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी पल्सेस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी पैकेट्स, इनको एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं, एनर्जी के पैकेट्स भी इनको कहते हैं। एंड दे आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी पल्सेस एंड दे आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी पैकेट्स, क्वांटम ऑफ एनर्जी, इनको क्वांटम ऑफ एनर्जी से भी डिस्क्राइब करते हैं। सो द एब्जॉर्प्शन, तो ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जीज है, पल्सेस ऑफ एनर्जी भी इनको कहते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी से भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि ये जो आप लोगों के पास एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। According to the second postulate ये है, according to this theory, the absorption or emission जब आप लोगों के पास होता है तो जो फोटॉन रिलीज होता है उस फोटॉन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। According to this theory, कि there is a direct relation, there is a direct relation of frequency and यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ एंड एनर्जी, कि एनर्जी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नो व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स जो है, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, ये एक सेकंड मैं इसको एक्सप्रेशन करता हूँ कि द नंबर ऑफ वेव्स, यहाँ पे टू वेव्स और डोमेन क्या हो, टाइम डोमेन हो, कि जितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो इसको फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम हो तो इट इज डिस्क्राइब एज अ फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी से डिस्क्राइब करते हैं। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास होगी इतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो जिस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। ये अगर आप लोगों के पास एक फोटॉन है, इसकी जो है एनर्जी यहाँ पे अगर इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है क्या होगी, वो ज्यादा होगी। जिस फोटॉन की एनर्जी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है क्या हो जाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यहाँ पे जो है अगर आप जिसकी एनर्जी कम हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है यहाँ पे कम डिस्क्राइब होगी। तो फोटॉन हैविंग मैक्सिमम एनर्जी हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फोटॉन हैविंग लीस्ट एनर्जी हैव लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए डिस्क्राइब होगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आप लोगों के पास जहन में रखें। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास एक अनदर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 2 वेव्स पास हो रहे हैं तो 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 1 2 3 4 5 6 जो है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसके लिए डिस्क्राइब होगी। नो ए फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं, उसको हम जो है फ्रीक्वेंसी से डिस्क्राइब करते हैं। तो द सेकंड पॉइंट, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, के एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। द थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास क्या होगा कि जब भी जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा इट विल ऑलवेज क्वांटाइज, ये क्वांटाइज होगा। एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है ऑलवेज क्वांटाइज होगा एंड यहाँ पे जो है ये हमेशा क्वांटाइज होगा, होल नंबर में इसकी एमिशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी, देयर विल बी नो फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर आप लोग देखिए इस इक्वेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ एन एच न्यू वेयर एन डिस्क्राइब करता है एंटीजर, इसकी वैल्यू 1 होगी, जो है यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, ये क्वांटाइज है।
लेकिन n की वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, गलत है। 1.5 अगर लिखा हो गलत है, 1.2 गलत है, 2.5 लिखा हो गलत है, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा जो है क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द n विल ऑलवेज डिस्क्राइब एज अ होल नंबर। इसको होल नंबर में डिस्क्राइब करना है। सो द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज डिस्क्राइब इन होल नंबर, इसको होल नंबर में डिस्क्राइब करना है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो n की वैल्यू जो है ऑलवेज, तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा क्वांटाइज होगी, होल नंबर में डिस्क्राइब होगी, इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में कभी भी डिस्क्राइब नहीं होगी। तो ये अगर आप लोग देखिए फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस फोटॉन की एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो मेरे पास एक एक्सरेज रेडिएशंस है, एक मेरे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, एक मेरे पास यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ IR रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशंस है, एंड द नेक्स्ट वन जो है अगर आप देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस है। सो अगर आप लोग देखिए इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है एक्सरेज की होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे यूवी की एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। IR की एनर्जी और कम हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा माइक्रोवेव की एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी और कम, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होंगे तो ये सबसे कम एनर्जी सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन डिस्क्राइब होंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इस डायरेक्शन में आता हूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ये फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहां पे जो हमने पॉइंट डिस्कशन करना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज में एक अनदर प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज डिस्क्राइब एज अ वेवलेंथ। उसको जो है वेवलेंथ से डिस्क्राइब करते हैं। वेवलेंथ क्या है? अगर आप लोग देखें ये आप लोगों के पास दो वेव्स हैं, यहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मैक्सिमम होता है उसको जो है क्रेस्ट कहते हैं, और जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ द जो है यहां पे मिनिमम होता है उसको ट्रफ कहते हैं। यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये इस तरह मैं इसकी एक्सप्रेशन करता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट जो होता है इट इज डिस्क्राइब एज अ वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ से डिस्क्राइब करते हैं। और या जो है आप लोगों के पास क्या है कि एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ वेवलेंथ, इसको भी वेवलेंथ से डिस्क्राइब करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट हो या ट्रफ हो इट इज डिस्क्राइब एज अ वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ से डिस्क्राइब करते हैं। तो वेवलेंथ जो है आप लोग गौर से देखें नो, यहाँ पे जो वेवलेंथ है इसका जो यूनिट है, यूनिट फॉर द वेवलेंथ जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है, आप लोग देखें नैनोमीटर यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंगस्ट्रम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, पाइकोमीटर हो सकता है, और यहाँ पे जो है मीटर हो सकता है। तो जो भी लेंथ के यूनिट्स हैं उनके लिए जो है आप लोग यहाँ पे लैम्डा के लिए उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोग देखें, वी नो दैट इनर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। सो c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे h न्यू है, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी और वेवलेंथ में भी इनवर्स रिलेशन है। तो जिस फोटॉन की एक जो है एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका वेवलेंथ कम होगा। एक्सरेज आर शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस, एक्सरेज आर शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन, इसका वेवलेंथ ज्यादा हो जाए क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, सॉरी इसका वेवलेंथ जो है और ज्यादा हो जाएगा, यहां पे जो है इसका वेवलेंथ जो है और ज्यादा हो जाएगा। और सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो होंगे वो यहां पे आप लोगों के पास रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन होंगे। तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन है। तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जितना एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम, जितनी एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, आप लोगों के पास ये डिस्क्राइब होगा। तो ये वेवलेंथ के लिए जरूरी है कि शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन हैव मोर एनर्जी, शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन हैव मोर एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन हैव लीस्ट एनर्जी, है उनको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक अनदर यूनिट है एंड दैट इज कॉल्ड वेव नंबर्स, उसको क्या एक्सप्रेस करते हैं? वेव नंबर्स। ये जो है वेव नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। वेव नंबर इज एक्सप्रेस बाय न्यू बार, इसे एक्सप्रेशन करते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज अ न्यू बार, वेव नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। इसका जो यूनिट होता है 1 ओवर जो है सेंटीमीटर,
तो पर सेंटीमीटर इसका यूनिट, पर पाइकोमीटर हो सकता है, पर नैनोमीटर हो सकता है, पर एंगस्ट्रम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें पर मीटर, पर सेंटीमीटर, सॉरी पर जो है मिलीमीटर और पर माइक्रोमीटर जो है आप लोगों के पास इनके लिए यूनिट डिस्क्राइब हो सकता है। अगर आप लोग देखें इसका मतलब यह है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ हो, अगर डोमेन टाइम हो, नंबर ऑफ वेव्स और डोमेन क्या हो, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम हो, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी है। अगर द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ हो तो फिर इसको वेव नंबर कहते हैं, ये लेंथ है। तो यहां पे इसको डिस्क्राइब करता हूं लेंथ, तो ये लेंथ है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ है। तो फिर इसको अगर आप लोग देखिए जितने आप लोगों के पास वेव नंबर इंक्रीज होते हैं, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी 1 over lambda, 1 over lambda is called wave number, तो एच सी into nu bar, energy is directly proportional to the nu bar, वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने वेव नंबर्स इंक्रीज होते हैं एनर्जी ज्यादा होती है, जिस फोटॉन की एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, उनके वेव नंबर भी ज्यादा। जिस फोटॉन की एनर्जी कम होती है उसके वेव नंबर भी कम हो जाते हैं। फोटॉन की एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेव नंबर कम, यहां पे जो है वेव नंबर और कम हो जाते हैं। और सबसे लीस्ट वेव नंबर जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होंगे। तो जिस फोटॉन का वेवलेंथ ज्यादा उसके वेव नंबर सबसे लीस्ट होंगे। तो फोटॉन हैविंग मैक्सिमम वेव नंबर्स हैव लीस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भी जो है यहाँ पे क्या होगा, वो आप लोगों के पास कम डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप लोग देखें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो है, उनको भी वेवलेंथ को भी डिस्कस करिए, फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस किया और वेव नंबर्स को हमने क्या किया है, इसको डिस्क्राइब कर लिया। तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसमें क्या है और हमने जो है वहां से क्या क्या क्वेश्चंस लेने हैं। तो अगर आप लोग देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल में हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं कि BAM बोहर एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल में जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह रिवॉल्व करते हैं। उसने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह रिवॉल्व करते हैं। बोहर ने क्या किया है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसने, बोहर ने क्या किया, बोहर ने ये कहा, बोहर एटॉमिक मॉडल में उसने जो आइडिया दिया, क्योंकि लोग जो है उसको ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जब लास्ट ये तो एनर्जी लॉस करेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। बोहर ने इसके लिए एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा कि फिक्स एनर्जी ऑर्बिट का कंसेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया। बोहर ने फिक्स एनर्जी ऑर्बिट का, उसने यहाँ पे फिक्स एनर्जी ऑर्बिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसने ये कहा कि अगर आप लोग देखें कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus, revolving around the nucleus in a fixed energy, or around the nucleus in a fixed energy orbit, in a fixed energy orbit. These orbits are also called shells. They are also called stationary energy level. Stationary energy level, इनको stationary energy level भी कहते हैं। They are so called stationary energy level, इनको जो है स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट जो है यहां पे ये है, अगर आप लोग देखिए एज लॉन्ग, जब तक जो है वो क्या कहता है कि लोगों को खामोश करने के लिए कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस फिक्स एनर्जी ऑर्बिट देयर इज नो लॉस, नो गेन ऑफ एनर्जी। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन present in these fixed energy orbit, in these fixed energy orbits, no loss, no gain of energy, no loss, no gain in energy, gain in energy is observed, यहां पे जो है ना तो लॉस होगा और ना जो है गेन ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व होगा। द नेक्स्ट जो है वो ये कहता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट विल मूव। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्प्शन करेगा,
एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द लो एनर्जी स्टेट इनटू द हाई एनर्जी स्टेट। तो यहां पे जो है एब्जॉर्प्शन होगा। एंड इफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी तो ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में मूव करेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस टाइम जो है फिक्स एनर्जी ऑर्बिट को लीव करेगा जब आप इसमें एनर्जी ऐड करेंगे, और उस टाइम जो है वो लीव करेगा जब वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में वापस रिटर्न होकर आएगा। लेकिन जब तक जो है इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है और आपने उसको छेड़ा नहीं है, सो देयर विल बी नो लॉस नो गेन ऑफ एनर्जी। इसमें कोई जो है ना लॉस होगा और ना गेन ऑफ एनर्जी जो है यहां पे ऑब्जर्व होगा। तो यहां पे अगर आप लोग देखें अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे चला जा सकता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से ये एंडोथर्मिक है, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाना, एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे। अगर ये जो है एनर्जी रिलीज करते तो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ सकता है, अगर यहाँ पे हो तो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है आप लोगों के पास यहाँ पे होगा। द थर्ड पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट जो है अगर आप लोग देखिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है विद द एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus with the angular momentum, that is mvr is equal to nh/2π। इस angular momentum के साथ मूव करता है, nh/2π है ये। The angular momentum must be quantized, ये quantize होगा, और n is equal to 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये इसके लिए n की वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, 0.2 नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में डिस्क्राइब नहीं होगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व करे, mvr is equal to nh/2π एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं mvr is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। आप लोग गौर से देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन n1 में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन n2 में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन n3 में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन n4, ये k शेल है, ये l शेल है, ये m शेल है और ये n शेल है, तो कौन से ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा? यहां पे होगा n शेल में। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी मैक्सिमम इन n शेल एंड लीस्ट इन द k शेल। k शेल में जो है सबसे लीस्ट होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम देन n, और यहाँ पे जो है m, और अगर आप देखिए ये l है और यहाँ पे जो है ये k है, तो least will be in k shell and maximum will be in n shell. Okay, if an electron are revolving in l shell, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम, what will be the angular momentum? तो यहाँ पे ये 2h/2π। If an electron are revolving, mvr is equal to यहाँ पे ये 3h/2π। If an electron mvr is equal to 4h/2π। एक इलेक्ट्रॉन इस एंगुलर मोमेंटम के साथ रिवॉल्व करे, इट मींस ये l शेल में है। एक इलेक्ट्रॉन 3h/2π के साथ मोमेंटम में मूव करते हुए m शेल है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन 4h/2π के साथ तो ये n शेल में जो है प्रेजेंट है। अगर आप लोग देखें, मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि if an electron let's suppose a move with angular momentum, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, यहां पे अगर आप देखें तो मैं इसको डिस्क्राइब 3h/π, देन इट इज प्रेजेंट इन A B C D। अगर आप लोग देखें तो आया n थर्ड शेल में है, यहाँ पे थर्ड शेल n की इज इक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 6, तो ये 6 शेल में प्रेजेंट है। अगर आप लोग देखिए mvr इज इक्वल टू nh/2π, अगर ये 6 शेल में है तो h/2π, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये 3h/π के बराबर है। तो यहां पे जो है आप लोगों के पास जो है इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3h/π देन इट इज प्रेजेंट इन
ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये डी ऑप्शन इसमें n इज इक्वल टू 6 के साथ। तो ये जो है बोहर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।